नमस्कार। हाँ, तो बेटा देखिए, व्याकरण के आपके बहुत से टॉपिक समाप्त हो गए हैं, पूरे हो गए हैं और अपन आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को लेते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को लेते हैं और वह है अपना पद परिचय। बहुत इजी है, हालांकि थोड़ा बड़ा है, मैं विस्तार से इसको समझाऊंगा आपको। 3 वीडियो बनाएंगे अपन इसमें। 3 वीडियो बनाएंगे, 3 वीडियो बना करके ये आपके 2 नंबर पक्के करने हैं। पद परिचय वैसे मैं सीधा भी बता दूंगा आपको, एक वीडियो में भी मैं आपकी पूरी क्लास कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन बेटा फिर आप बार बार पूछते रहोगे कि ये कैसे है, ये संज्ञा क्या है, ये क्या समुदाय संज्ञा कौन सी है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी क्या है, तो कई प्रकार की दिक्कत आएंगे आपको। तो ऐसा करता हूं कि इसमें जो व्याकरणिक शब्दावली प्रयुक्त होती है पद परिचय में, उस पूरी व्याकरण शब्दावली को अपन पढ़ेंगे। तो अपन लेते हैं पद परिचय। शुरुआत करते हैं अपन पद से, शुरुआत करते हैं अपन परिचय से। यानी पद परिचय क्या है, पद परिचय की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले तो अपन बेटा चर्चा करें कि पद क्या है। सबसे पहले तो अपन चर्चा करें पद क्या है। तो देखिए, पद किसे कहते हैं। आपने शब्द देखे थे। तो क्या होता है, जब कोई भी सार्थक वर्ण समूह होता है तो वह शब्द होता है। सार्थक वर्ण समूह है, सार्थक वर्ण समूह है, वर्ण समूह है। जब तक अकेला प्रयुक्त होता है, जब तक अकेला प्रयुक्त होता है, सार्थक वर्ण समूह है। जब तक अकेला प्रयुक्त होता है वह शब्द कहलाता है, वह शब्द कहलाता है। लेकिन वह सार्थक वर्ण समूह है, वही सार्थक वर्ण समूह है, वही सार्थक वर्ण समूह है। वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। वही सार्थक वर्ण समूह है, वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहलाता है। तो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। अब यहां देखिए, सार्थक वर्ण समूह है, जब तक अकेला प्रयुक्त होता है वह शब्द कहलाता है। लेकिन वही सार्थक वर्ण समूह है, वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। जैसे बेटा देखिए, यहां एक शब्द है के, में, ले, ये वर्ण समूह हो गया। यानी 3 वर्ण हैं, इनको अपन समूह बनाएंगे इनका, तो ये कमल हो गया। कमल एक सार्थक शब्द है, पुष्प के रूप में इसका अर्थ निकलता है। लेकिन यहां यह अकेला है, अकेला शब्द लिखा जा रहा है। जैसे रिया शब्द है, रे प्लस ई प्लस ये प्लस आ, तो ये रिया शब्द बन गया। ये अकेले हैं, क्या है, अकेले हैं। लेकिन अब देखना, कमल का पुष्प सुगंधित होता है। कमल का पुष्प सुगंधित होता है। रिया
ईमानदार लड़की है। अब यहां देखना, यहां तो अकेला है इसलिए ये शब्द हैं, दोनों ये शब्द हैं, लेकिन यहां क्या हो गया, इनका वाक्य में प्रयोग कर दिया गया और ये दोनों क्या बन गए, पद बन गए। ये दोनों क्या बन गए, तो बेटा यह है कि शब्द अकेला होता है जबकि एक वाक्य में कई पद होते हैं, एक वाक्य में अनेक पद होते हैं। अब पद परिचय, ये तो हो गया पद। अब पद परिचय की परिभाषा क्या है, पद परिचय किसे कहते हैं, पद परिचय की परिभाषा क्या होगी। तो पद परिचय की परिभाषा है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरणिक दृष्टि से, प्रयुक्त शब्दों का व्याकरणिक दृष्टि। अब व्याकरणिक दृष्टि कौन सी होती है, जैसे लिंग है, वचन है, कर्ता है, काल है, कारक है। तो व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरणिक दृष्टि से अन्य शब्दों के साथ, व्याकरणिक दृष्टि से अन्य शब्दों के साथ, अन्य शब्दों के साथ संबंध बताना, संबंध बतलाना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरणिक दृष्टि से अन्य शब्दों के साथ संबंध बतलाना क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, यहां रिया शब्द है, रिया ईमानदार लड़की है, ठीक है। अब यहां पे जैसे रिया शब्द है, लड़की शब्द है और ईमानदार शब्द है, इनके नीचे रेखा लगा दी गई है, इनको रेखांकित कर दिया और कह दिया गया कि रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। तो क्या करेंगे अपन, जैसे ये रिया शब्द है, तो रिया शब्द का सबसे पहले अपन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया यानी विकारी और अविकारी शब्दों की दृष्टि से देखिए बेटा, प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, विकारी और अविकारी, ये दो प्रकार के होते हैं। और इन दोनों प्रकार के शब्दों में 8 प्रकार के शब्द आते हैं। तो 8 प्रकार के शब्दों का उल्लेख अपन करेंगे, 8 प्रकार के शब्दों को पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन यहाँ पद परिचय करेंगे। तो रिया शब्द है, तो रिया क्या है, रिया एक लड़की है। जैसे रिया यहाँ संज्ञा शब्द है, संज्ञा है। अब संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है, व्यक्तिवाचक है। एक वचन है, और क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से ये चीजें अपन को बताना आवश्यक होता है। जैसे ईमानदार शब्द है, ईमानदार है, तो ईमानदार जैसे यहां हो गया विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है।
तो ये चीजें अपन को बतानी होती है। जैसे लड़की शब्द का पद परिचय करना है अपन को, तो लड़की शब्द में देखिए लड़की है तो यहां संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अब क्या है? यहां एक वचन है। क्या है? यहां लड़की स्त्रीलिंग है। तो ये बातें अपन को बताना आवश्यक होती है। तो बेटा देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार से जो शब्द के रूप होते हैं उन रूप और प्रयोग की दृष्टि से जो शब्द के भेद होते हैं उनके आधार पर अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संज्ञा को, कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा क्या है? देखिए बेटा वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि सारे ये तीसरी क्लास का टॉपिक है, तीसरी क्लास में पढ़ाई जाने वाली बात है, आप हमें यहाँ क्या पढ़ा रहे हो। लेकिन बेटा देखिए अभी आप ये चीज पढ़े हुए आपको काफी समय हो गया, इसलिए आप एक बार उनको देख लीजिए जिससे कि अपने 2 नंबर का प्रश्न बच जाए, 2 नंबर का प्रश्न गलत नहीं हो। संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्या है संज्ञा? तो देखिए सीधी सी परिभाषा है, किसी व्यक्ति, सामान्य बातें बताऊंगा मैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इनके नाम को क्या कहेंगे? इनके नाम को अपन संज्ञा कहेंगे। जैसे राम है, मोहन है, सीता है, किताब है, पेन है, चौक है, बस है, हिमालय है, जयपुर है। ये सब क्या हैं? ये संज्ञा शब्द हैं, इन्हीं को संज्ञा कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, मुझे पता है आपको सब आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 3 भेद हो गए। इसके अलावा भी संज्ञा के 2 भेद और होते हैं, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ने हैं। मैं आपको बता देता हूं कौन से होते हैं। एक संज्ञा होती है बेटा समुदायवाचक संज्ञा, जिसे समूहवाचक संज्ञा भी पढ़ लेते हैं। समुदायवाचक संज्ञा। और दूसरी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 2 भेद हो गए, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। इनको अपन नहीं पढ़ेंगे, ये आपको नहीं पढ़ना है, केवल अपन को 3 भेद पढ़ने हैं, क्योंकि अपना प्रश्न वहीं आकर के हल हो जाएगा, वहीं पर अपना प्रश्न वो विशेषताएं में आ जाएंगे। तो पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा?
पहला पढ़ते हैं अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या है, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे है रमेश, हिमालय, बेंगलोर, हिंदी इत्यादि। ये विशेष हैं। रमेश है तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, हिमालय है तो किसी पर्वत विशेष का नाम है, बेंगलोर है तो किसी स्थान विशेष का नाम है, हिंदी है तो किसी भाषा विशेष का नाम है। इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा आएगी बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतना ध्यान रखना है अपन को। यानी कोई पर्टिकुलर नाम आता है बेटा, पर्टिकुलर नाम आता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको पुकारूं मोहन, मैं आपको पुकारूं अंकित, व्यक्तिवाचक। लेकिन मैं आपको मोहन और अंकित नहीं पुकार करके मैं पुकारूं लड़का, लड़की, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो वहां कौन सी संज्ञा होगी, देखिए दूसरा भेद होता है जातिवाचक संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा आपने यहां व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहां देखिए जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी के द्वारा संपूर्ण, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा संपूर्ण जाति, वर्ग, समुदाय का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा संपूर्ण जाति का, संपूर्ण वर्ग का, संपूर्ण समुदाय का बोध होता है, वह क्या कहलाता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे यहां है लड़का, यहां है गाय, यहां है किताब, यहां है पेन, यहां है पर्वत। ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, गांव, शहर, ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे एक जाति का, एक समुदाय का, एक वर्ग विशेष का नाम का बोध करवा रहे हैं। इसलिए यहां पर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो आगे देखिए तीसरा भेद है तीसरा भेद कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, यहां पर अपन को देखना है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं,
जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान किसी के द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोषों के बारे में बताया जाता है कि गुण दोषों के बारे में गुण दोषों के बारे में गुण दोषों के बारे में बताया जाता है। तीव्र भाववाचक संज्ञा में वे शब्द होते हैं जिनका अपने आंखों से देख नहीं सकते, जिनको हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते, यानी कि केवल अपने मन के भावों से उनका देख सकते हैं, अपने मन के भावों से उनका मनन कर सकते हैं, बाकी स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। यानी जो काल्पनिक होते हैं अपने मनोभावों में प्रकट करते हैं, वो संज्ञा शब्द किस में आएंगे? वो संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्दों में आएंगे। जैसे बच्चा शब्द है, बचपन हो गया, जैसे बचपन है। मित्रता है, सुंदरता है, कुरूपता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जैसे महानता है, कुरूपता है, ये सारी चीजें, क्या आप बचपन को देख सकते हैं? क्या आप मित्रता को देख सकते हैं? अरे भाई, मन से इनका अनुभव ही तो किया जा रहा है। इनको केवल पढ़ा जा सकता है, इनको देखा नहीं जा सकता कि ये मित्रता जा रही है, इनको कहा नहीं जा सकता कि ये बचपन आ रहा है। नहीं। अब ये क्या होता है बेटा, अभी क्या होता है, जैसे जातिवाचक जो संज्ञा शब्द थे, भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं, जो आपने जातिवाचक संज्ञा शब्द पढ़े, उन जातिवाचक संज्ञा शब्दों में किसी प्रकार का कोई जो प्रत्यय जुड़ता है, जातिवाचक संज्ञा शब्दों में जो प्रत्यय जुड़ जाते हैं, उन प्रत्ययों को के जुड़ने से ही क्या बन जाता है? भाववाचक संज्ञा बनती है। यानी कि अन्य जो संज्ञा शब्द हैं, उन संज्ञा शब्दों से ही भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे बच्चा है, बच्चा यहाँ क्या है? बच्चा यहाँ जातिवाचक संज्ञा है तो उससे बन गया। मित्र क्या है? यहाँ विशेषता है, इसलिए उससे बन गया। सुंदर क्या है? विशेषता है, इसलिए यहाँ क्या हो गया? इसलिए यहाँ वो बन गया। और आगे की अपन देखें तो इसमें पूरी तरह से ये बातें आ जाती हैं और ये बातें चलती रहती हैं, इसलिए उन बातों को अपने भाववाचक संज्ञा में शामिल कर लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने ये उदाहरण लिख रहा हूं, मित्रता है, बचपन है, सुंदरता है, महानता, ये सारी शब्द भाववाचक संज्ञा है। अब यहां अपन इसमें कुछ चीजें देखें, जैसे सीता विद्यालय में पढ़ती है। यहां एक उदाहरण है, सीता विद्यालय में पढ़ती है। तो अभी तक अपन ने जो चीजें पढ़ी उनका देखें, जैसे सीता है, विद्यालय है, इनका अपन ने पद परिचय देखें, पढ़ती है, इनका पद परिचय करें। तो जैसे सीता है, तो सीता क्या है? संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है
और कर्ता कारक है। इसी प्रकार से विद्यालय शब्द है कर्ता कारक है। अब विद्यालय शब्द है तो विद्यालय में देखें, विद्यालय क्या है? विद्यालय संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक, ये चीजें आ गई। अब देखिए, अभी आपने एक लाइन और लगाई है शब्द के पढ़ती, तो उसका भी देखते हैं। हालांकि वो चीजें अपने पढ़ी नहीं, लेकिन उसको भी देख लेते हैं। पढ़ती है, तो पढ़ती क्या है? क्रिया है। पढ़ती क्या होगा? इसका क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, तो सकर्मक क्रिया है। और इसके अलावा पढ़ती है वर्तमान काल है, वर्तमान काल है। इसके अलावा जैसे स्त्रीलिंग है, एक वचन है। ये इसकी विशेषताएं आ गई, यानी विशेषताएं जो बताई जाती हैं वही पद परिचय में होता है। तो ये 3 संज्ञा शब्द हो गए। अब अपन 3 संज्ञा शब्दों के बाद में अपना दूसरा आता है सर्वनाम। दूसरा कौन सा है? सर्वनाम पढ़ेंगे अपन। तो सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं सर्वनाम, कितने प्रकार के होते हैं? तो अगला शब्द आता है सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, यहां एक वाक्य लिखूं कि रिया, रिया ईमानदार लड़की है, रिया ईमानदार लड़की है, वह विद्यालय में पढ़ती है, वह विद्यालय जाती है। अब यहां देखिए इस वाक्य में क्या है कि रिया ईमानदार लड़की है। तो रिया यहां संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अभी आपने पढ़ा है। अब रिया ईमानदार लड़की है, वह विद्यालय जाती है। अब यहां जो शब्द आया है वह शब्द, यह वह शब्द किसके लिए आया है, किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, किसके बारे में बता रहा है? रिया के स्थान पर आया है, इसलिए यह सर्वनाम शब्द हो गया। तो वह, यह, यहां, वहां, कहां, कौन है, ये सारे कौन नहीं आएगा, ये शब्द आएंगे। तो ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। मैं, मेरा, मुझे, मैंने, तुम, तुम्हारा, है, कुछ, कब, ये सारी चीजें सर्वनाम शब्दों में आती हैं। कौन, कब, कहां, कैसे, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब अपन देखते हैं सर्वनाम के भेद। अब अपन देखें सर्वनाम के भेद। तो बेटा देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है और प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये 6 प्रकार के भेद होते हैं सर्वनाम के, जो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। टाइम काफी हो गया। धन्यवाद।